सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 3 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पृष्ठ पे खबर आती है, कृषि मशीनरी औषधि पर असर के आसार। ये अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क के संबंध में है, जो कि भारत एवं कई देशों पे 25% से लेकर 30% तक के शुल्क उत्पादों पर लगाने के लिए तैयार बैठा है। अमेरिका के भारतीय उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने से कृषि, बहुमूल्य पत्थर, रसायन, औषधि, चिकित्सीय उपकरण, इलेक्ट्रिकल व मशीनरी सहित क्षेत्रों के सामान प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही अमेरिका के किए जाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के निर्यात को गंभीर रूप में चोट पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन क्षेत्रों में उच्च शुल्क अंतर के कारण अमेरिका प्रशासन से अतिरिक्त सीमा शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। उच्च शुल्क अंतर किसी उत्पाद पर अमेरिका और भारत द्वारा लगाए गए आयात की शुल्क के बीच का अंतर है। व्यापक क्षेत्र स्तर पर भारत और अमेरिका के बीच संभावित शुल्क अंतर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। रसायनों तथा औषधि पर यह अंतर 8.6%, प्लास्टिक पर 5.6% व परिधान पर 1.4%, हीरे इत्यादि कई उत्पादों पर लग रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि अब जो भी मार्केट में उसके प्रोडक्ट सेल होने के लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका में बनाए जाएँ। इसके अलावा अमेरिका के मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर से एंटर करेगा, तो उसको एडिशनल टैरिफ देना पड़ेगा, ताकि वो प्रोडक्ट इतना महँगा हो जाए कि जो डोमेस्टिकली मार्केट में बना रहा है अपनी यूएस के अंदर, उसका प्रोडक्ट वहाँ पे एक मार्केट में एज पा ले और अच्छे से सेल अपनी बढ़ा सके। कारण है इससे लोकल इकॉनमी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगे। इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। अगला संपादकीय आज इस क्रम में रहने वाले हैं, वन का दोहन, ध्वंस का धरातल, मध्यवर्ग के हाथों में तरक्की की डोर। वन का दोहन, विकास की कीमत जल, जंगल और ज़मीन को चुकानी पड़ रही है। औद्योगिकरण और शहरीकरण का प्रतिकूल असर जंगलों पर पड़ रहा है। हज़ार हेक्टेयर वन भूमि पर लगे कृषकों की कटाई हो जाती है, लेकिन इसके खिलाफ कभी सख्त कार्रवाई नहीं होती। उत्तराखंड में तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक के जंगल अतिक्रमण की जद में हैं। वन क्षेत्र में अतिक्रमण का कुछ राज्यों में कड़ा विरोध होता रहा है। बावजूद इसके अगर प्रदेश देश भर में जंगलों में चुपचाप अतिक्रमण होता चला गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ये तो है, शहरीकरण और नाम पे, विकास के नाम पे लगातार हो रहे जंगलों के कटान को समय रहते नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जंगलों के ठेकेदार और खनन माफिया दोषी नहीं हैं, बड़े उद्योगों को भी खुली छूट मिली है और वे प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए वन क्षेत्रों पर कब्जा करते चले गए। कहीं कहीं जंगलों को काट कर सड़कें बनाई गईं। यही वजह है कि राज्यों की ओर से पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को सौंपे गए आंकड़े डराते हैं। इनके मुताबिक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण हो चुका है, जबकि अभी 10 राज्यों ने अपने यहाँ हुए अतिक्रमण की जानकारी नहीं दी है। सवाल है कि अगर दिल्ली, गोवा और सिक्किम के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक देश की वन भूमि पर कब्जा हो गया, तो उसे रोका क्यों नहीं जा सका? मतलब इतना भारी मात्रा में हमने वन क्षेत्रों को ख़त्म कर दिया है। कोयला और खनिजों के खनन के लिए जंगलों की प्रायः कटाई होती रही है। वहीं कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए वन क्षेत्रों में अतिक्रमण कोई छिपी बात नहीं है। वनों के दोहन और उनमें औद्योगिक गतिविधियां इसलिए तेज़ी से बढ़ रही हैं कि पर्यावरण मंजूरी से संबंधित कानूनों को बहुत कमज़ोर बना दिया गया है। अब इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे न केवल वन्यजीव संकट में है, बल्कि इसका मानव जीवन और पर्यावरण पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ने लगा है। वन संबंधी कानून होने के बावजूद अगर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अतिक्रमण हुआ, तो इस पर सोचने का ही नहीं, कदम उठाने का समय है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले खबर आ रही थी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास में एक बहुत बड़ा जंगली क्षेत्र था, उसे काट दिया जा रहा है। ध्वंस का धरातल, अपराध पर नकेल कसने के लिए कथित अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोज़र चलाना की परिपाटी सी चाल पड़ी है। देखिए, बुलडोज़र जस्टिस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कई बार कह दिया है, टोटली अनजस्टिफाइड है।
कि मात्र अपराधी घोषित होने पे आप गए सीधे बुलडोज़र लेके उनके घर का गिरा दिया। नॉट जस्टिफाइड, नॉट एट ऑल। मगर ये एक पॉलिटिकल ट्रेंड बढ़ चुका है और इसका लोग इस्तेमाल करके इलेक्शंस भी जीत रहे हैं। बतौर इलेक्शन जीत रहे हैं लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करके, जो कि मानव अधिकारों के बिल्कुल विपरीत है। कहीं भी दो समुदायों के बीच हुई कोई फसाद होता है तो कोई कोई बड़ी वारदात होती है, प्रशासन कुछ लोगों को चिन्हित कर उनके घर गिरा डालता है। जब यह सिलसिला तार्किक और मनमाने ढंग से तेजी पकड़ने लगे तो इस पर रोक लगाने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाने लगे हैं। इस वक्त करीब 5 महीने पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त निर्देश जारी करते हुए मकानों, दुकानों आदि के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया है कि किसी आरोपी या दोषी ठहरा दिए जाने से उसका मकान ढहा नहीं देने का अधिकार नहीं मिल जाता। प्रशासन का उचित कारण बताना होगा कि कोई भी मकान गिरना क्यों ज़रूरी है। इसके लिए दूसरे पक्ष की दलीलें जो भी सुनी जानी चाहिए, इस पर जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। अगर कोई अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मगर इसके बावजूद मकान, दुकान आदि ढहाने का सिलसिला रुका नहीं है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में ऐसी ही मनमानी करते हुए कुछ मकान ढहा दिए गए। अब सर्वोच्च न्यायालय ने करीब 4 वर्ष पहले प्रयागराज में तोड़े गए मकानों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। अदालत ने कहा कि इस मामले में उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कुछ लोगों के मकान इस शक के आधार पर तोड़ डाले थे कि वह एक कुख्यात अपराधी की ज़मीन पर बने हुए हैं। उन मकानों में रहने वालों को एक दिन पहले नोटिस थमाया गया, अगले दिन मकान तोड़ दिया गया। अदालत ने केवल ये सवाल किया कि आखिर इस देश में लोगों को आश्रय का अधिकार है या नहीं। जब भी इस तरह मकान, दुकान आदि गिराने के मामले सामने आते हैं तो सरकारों की दलीलें होती हैं कि वे अवैध रूप से बनाए गए थे। मगर ये समझ से परे है कि अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर विकास प्राधिकरणों और नगर निगम की निगाह क्यों होती है जब कोई आपराधिक घटना घट जाती है। मतलब सिर्फ उसी समय ही क्यों होती है जब कोई घटना होती है। अगर वो कोई आवास या कोई दुकान अगर इतनी बड़ी बन के खड़ी हो गई है तो जब ये बन रही थी या जब इसका पंजीकरण वगैरह हुआ था या इस ज़मीन पर कुछ बनने के लिए पंजीकरण हुआ था तो उस समय वेरिफिकेशन क्यों नहीं होती है। जब वो चीज़ बन के पूरी तरह खड़ी हो जाती है और जब कोई घटना हो जाती है तभी प्रशासन की टीम पूरी आके उसे ध्वस्त करने के लिए लग जाती है। बहुत ही बढ़िया संपादकीय है। अगला संपादकीय रहने वाला है मध्यवर्ग के हाथों में तरक्की की डोर। जयंतीलाल भंडारी साहब कहते हैं, भारत इस समय दुनिया की नई खपत राजधानी बनने की डगर पर बढ़ रहा है। हाल ही में स्टॉक ब्रोकिंग फर्म एंजल वन और आइकॉनिक एसेट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जल्द ही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के पीछे छोड़ दुनिया की नई खपत राजधानी बन गया जाएगा। जिस तरह प्रति व्यक्ति आय की मजबूत वृद्धि के दौर में अमेरिका में उपभोग खर्च में 10 गुना की वृद्धि हुई है, उसी तरह प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ भारत में भी उपभोग खर्च में ऐसी बढ़ोतरी का प्रदृश्य बन रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सबसे तेज़ी से बढ़ते उपभोक्ता आधार की वजह से भारत में खपत आगामी दशक के में बढ़कर दुगनी हो जाएगी। कंज्यूमर मार्केट हमारा बहुत इंक्रीज़ हो रहा है महानगरों में विशेषकर। अब कंज्यूमर्स लोग की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है तो इससे एक हमें नई ऐसी पीढ़ी मिलेगी आने वाले समय में जो कि इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देगी अपना। अगले 25 वर्षों के में पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक बचत होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 96-97 से 22-23 के बीच भारत की कुल बचत 12 लाख करोड़ डॉलर थी। 27 तक ये करीब 10 गुना बढ़कर 103 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी। आकलन है कि दुनिया की कुल खपत में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 50 तक बढ़कर 16% पहुंच सकती है। ये वर्ष 23 में 9% थी। इस तरह मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 27 तक 17% हिस्सेदारी के साथ उत्तरी अमेरिका में ये भारत से वो आगे होगा। ये बात महत्वपूर्ण है कि एक और जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों को शुल्क चक्रव्यूह में लेते जा रहे हैं और वैश्विक
मंदी की आशंका मंडरा रही है सारे देशों के ऊपर। अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं धक्का मिलेगा, कई अर्थव्यवस्था को धक्का मिलेगा। तो मध्य वर्ग की बदौलत बढ़ती मजबूत घरेलू मांग भारत के लिए नई आर्थिक शक्ति बन गई है। हाल ही में प्रकाशित मॉर्गन स्टैनली की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत घरेलू खपत की ताकत पर वर्ष 28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 23 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 26 तक 4.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। भारत की इकोनॉमिकल मार्केट भी अपने आप में इंक्रीज होने वाली है। निसंदेह देश की उपभोक्ता बाजार को मध्य वर्ग नई आर्थिक ताकत दे रहा है। हाल ही में प्रकाशित दस्तावेज द राइज ऑफ मिडिल क्लास इंडिया के मुताबिक भारत के मध्य वर्ग की संख्या तेजी से बढ़कर वर्ष 21 में लगभग 43 करोड़ हो गई है। वर्ष 2047 तक ये संख्या बढ़कर 102 करोड़ होने का अनुमान है। इस वर्ग को 5 लाख से 30 लाख की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। निश्चित रूप से भारत में मध्य वर्ग की मुट्ठियों में बढ़ती क्रय शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के बहुआयामी उपभोक्ता बाजार में नई रणनीति के साथ दस्तक दे रही हैं। MNCs भी देखिए भारत की मार्केट में एंटर कर रही हैं धीरे धीरे। वो अंडरस्टैंड कर पा रही हैं कि हमारे मिडिल क्लास की पेइंग कैपेसिटी समय रहते बढ़ रही है, अर्निंग्स बढ़ रही हैं, सेविंग्स बढ़ रही हैं। तो भारत इस समय बहुत ही बढ़िया मार्केट है समय रहते हैं टैप करने के लिए कंज्यूमर्स को। कई पहलों से मध्यवर्ग मजबूत हुआ है और इससे भारत की आर्थिक मजबूत बन रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मध्यवर्ग तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस वर्ग के सशक्तिकरण के लिए इसके समक्ष निर्मित हुई चुनौतियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। बढ़ता मध्यवर्ग वित्तीय कमजोरी का भी सामना कर रहा है। समाज के कई अन्य वर्गों की तुलना में अधिक कमाने के बावजूद कई लोगों को जीवन की उच्च लागत और उच्च गतिशीलता के मद्देनज़र अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाकी एक वर्ग ऐसा भी है जो बिल्कुल फाउंडेशनल वैल्यूज़, फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। चुनौतियाँ हैं। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।